ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। पीएम मोदी अमेरिका जा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होनी है, लेकिन वो कौन सा मुद्दा है जिसे विपक्ष इस मुलाकात पे उठाने की मांग कर रहा है, हम आपको दिखाएंगे। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देश अवैध अप्रवासियों को बाहर निकाल रहे हैं। भारत ऐसा कब करेगा? वो कौन सी मुश्किल है जो भारत को ऐसा करने से रोकती है? आज इसका विश्लेषण करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत का गुगली आघात चैप्टर क्या है? शरद पवार ने ऐसा क्या किया है कि शिवसेना उद्धव गुट का मिजाज बिगड़ गया? आपके लिए यह खबर भी होगी। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की करेंगे, क्योंकि यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका ने 104 अवैध अप्रवासी भारतीयों को वापस भेजा। भारतीय समय अनुसार रात करीब 3:30 से 4 बजे के बीच पीएम मोदी अमेरिका में लैंड करेंगे। पीएम मोदी की यह पहली अमेरिका यात्रा होगी जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनकर व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने 3 हफ्ते के अंदर ही पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया था। इस दौरे पर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी। इस मुलाकात में अवैध अप्रवासियों को अमानवीय तरीके से भारत भेजने के मुद्दे पर भी बातचीत होने की संभावना है। ऐसे में इस मुद्दे पर आज हमने अपना विश्लेषण तैयार किया है, क्योंकि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन ने भी अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। ब्रिटेन में रहने वाले अवैध अप्रवासियों के ठिकानों पर रेड की जा रही। ट्रंप प्रशासन की सख्त माइग्रेशन पॉलिसी के बाद पश्चिमी देशों में जैसे इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजने का एक ट्रेंड हो गया है और ये तेजी पकड़ रहा है। एक्शन लेने वाले देश कह रहे हैं कि ना आना इस देश अवैध अप्रवासियों का मुद्दा उस वक्त भी चर्चा में आया था जब बीते 7 फरवरी को विदेश मंत्रालय पीएम मोदी के फ्रांस अमेरिका दौरे को लेकर जानकारी दे रहा था। इस दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर सवाल पूछा गया। विदेश मंत्रालय ने इसका क्या जवाब दिया, पहले वो आप सुनिए, इसके बाद विश्लेषण को विस्तार दें। My understanding of these issues, the description by the External Affairs Minister of the standard operating procedures relating to the use of restraints, which has been communicated to us by US authorities, including the Immigration and Customs Enforcement, and you would recall that EM attracted attention to the fact that these have been in practice for a long period of time, at least since 2012, about flight procedures and flight clearances, etc. Again, there was no change from past procedure in this. On the issue of mistreatment, it's a valid issue to raise, and we continue to emphasize to US authorities that there should be no mistreatment of deportees. But this is a continuing exercise and conversation, and we will continue to take up any instances of mistreatment that come to our attention. And then, of course, the last point, which is that action needs to be taken across the system against the underlying ecosystem that thrives on promoting illegal immigration. भारतीय विदेश मंत्रालय एसओपी या नियमों का हवाला दे रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के बाद ब्रिटेन भी अवैध अप्रवासियों को भेजने पर एक्शन मोड में काम कर रहा है। ब्रिटेन में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही। भारतीयों के छोटे कारोबार पुलिस के टारगेट पर है। इनमें भारतीय रेस्टोरेंट, नेल बार, किराना स्टोर और कार वॉश जैसे काम शामिल हैं। अलग अलग इलाकों में रेड के बाद 609 लोगों को पकड़ा गया। एक इंडियन रेस्टोरेंट से 7 लोग पकड़े गए, जिनमें से 4 को हिरासत में ले लिया गया। अकेले जनवरी में 828 अवैध अप्रवासियों की गिरफ्तारी हुई है। यूके होम सेफ डिपार्टमेंट का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें अवैध अप्रवासियों को पकड़कर प्लेन के जरिए डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश अपने यहाँ अवैध रूप से रह रहे दूसरे देश के लोगों को डिपोर्ट कर सकते हैं, तो भारत अपने यहाँ रहने वाले अवैध लोगों या अवैध अप्रवासियों को वापस क्यों नहीं भेज सकता? हालांकि भारत ने भी अपने यहाँ से अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट किया है, लेकिन यह एक्शन इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ जिस तरह अमेरिका और ब्रिटेन में हो रहा है। लेकिन इसकी वजह क्या है, यह हम आपको आगे बताने जा रहे हैं।
पहले वो जरूरी जानकारी आपको दे देते हैं जो इस खबर के संदर्भ में हमने स्टडी के बाद आपके लिए निकाली है। हमने अवैध अप्रवासियों से आंकड़ों से जुड़ा हुआ भारत की बात का डेटा टैबलेट तैयार किया है। इससे आपको पता चलेगा कि दुनिया के किस देश में कितने अवैध अप्रवासी रह रहे हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक रूस में अवैध अप्रवास करने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है। अमेरिका में यह आंकड़ा करीब 1 करोड़ 10 लाख के आसपास है, जबकि इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 1 करोड़ अवैध अप्रवासी रहते हैं। इसके बाद फ्रांस और बांग्लादेश आता है, जहां यह संख्या 12 लाख के आसपास है। एक बार फिर आपको बता दें कि यह फिगर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट में दिया गया है, क्योंकि भारत के संदर्भ में सरकार की तरफ से इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं दिया गया है। इसके साथ ही आपको यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन का एक आंकड़ा और दिखाते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि हर साल अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे कितने अवैध अप्रवासी भारतीयों को पकड़ा गया है। साल 2023-24 में 96,000 से ज्यादा अवैध अप्रवासी भारतीयों को अमेरिका में पकड़ा गया। 2022-23 में यह आंकड़ा 63,000 से ज्यादा रहा। 2021-22 में 30,000 से ज्यादा अवैध अप्रवासी भारतीय अमेरिका में पकड़े गए। यानी देखा जाए तो हर साल इस संख्या में वृद्धि हो रही है। तो अमेरिका तेजी से अपने यहां रहने वाले अवैध अप्रवासियों को बाहर भेज रहा है। इसमें भारतीयों की भी अच्छी खासी संख्या है। अब सवाल ये उठता है कि भारत इस दिशा में कर क्या रहा है, क्योंकि भारतीयों को जब अमेरिका से वापस भेजा जाता है तो इस मामले पर राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन फिर यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। भारत में विपक्षी दल अमेरिका में भारतीयों से हुए सलूक को तो मुद्दा बनाते हैं, लेकिन भारत में रहने वाले अवैध अप्रवासियों को निकालने पर वो भी चुप्पी साध जाते हैं। आपको विपक्षी नेताओं के कुछ बयान सुनाते हैं जो पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने अवैध अप्रवासियों का मुद्दा उठाएंगे। इसके बाद आपको भारत की तरफ से अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी देंगे। हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां, 10 बजट इस देश के लिए इसलिए बनाए गए थे कि जब 11वां बजट आएगा तो पूरा देश और पूरी दुनिया ये देखेगी कि भारत के लोग हथकड़ी लगा करके और बेड़ियों को लगा करके भारत लौटाए गए। आपकी बात सुनता है तो लोगों को बगैर पूछे क्यों डिपोर्ट कर रहे हैं? इतने लोग आ रहे हैं, इसके हाथ में पैर में बेड़ी है। अमेरिका जा रहे हैं तो पिछली बार हीरा लेकर के गए थे, इस बार सोने की जंजीर ले जाइएगा। जंजीर देखकर शायद उन्हें कोई और जंजीर याद आ जाए। तो गुड्स कैरी करने वाले फ्लाइट्स में ला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा दोस्त हमारे लोगों को ऐसा ट्रीट कर रहा है गुलामों के जैसा। मोदी जी, ये आपके विदेश नीति की और आपकी खुद की असफलता है। मानिए, स्वीकार करिए। अब सीधे उस सवाल का जवाब जिसका जिक्र अब से कुछ देर पहले हमने किया था। भारत क्यों अपने यहां रहने वाले अवैध अप्रवासियों को वापस भेजने के एक्शन में तेजी नहीं ला पाता? अब तक ऐसे कितने लोगों को वापस भेजा जा चुका है और इस दिशा में सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का रुख क्या रहा है, ये भी जानिए। बारह फरवरी को जब ये मुद्दा फिर से चर्चा के केंद्र में आया, गुजरात के अहमदाबाद से अवैध अप्रवासियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इसके तहत 15 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया। तलाशी अभियान के दौरान 50 अवैध अप्रवासी हिरासत में लिए गए। बाकी अप्रवासियों को भी भेजने का प्रोसेस जारी है। ये पूरी प्रोसेस से ये एस्टेब्लिश हुआ कि बांग्लादेश को मानना पड़ा कि उनके नागरिक है और उन्होंने इस बात का स्वीकार किया है। पहले लॉट में यहाँ से 15 बांग्लादेशी नागरिक और एक माइनर बच्चा उनको भेजा गया है। बाकी जो 50 डिटेन थे उसमें से 35 को इस मंथ के एंड में या मार्च 15 तक उनको डिपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा हमारी रिसर्च में सामने आए डेटा के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच भारत में अवैध रूप से रह रहे करीब 2331 विदेशियों को वापस भेजा गया। इनमें से 1470 नाइजीरिया, 411 बांग्लादेश और 78 युगांडा के रहने वाले थे।
इसके साथ ही रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वोत्तर के राज्य असम में 19 लाख लोग अवैध अप्रवासित घोषित किए गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार से अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर सवाल पूछा। कोर्ट ने कहा है कि सैकड़ों अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने के बजाय उन्हें अनिश्चित काल के लिए भारत के हिरासत केंद्रों में रखने का क्या मकसद है। बावजूद इसके इस दिशा में कोई तेजी नहीं आ सकी है। एक्सपर्ट इसकी क्या वजह मानते हैं, सुनिए। हमें सारी अपनी ताकत लगा के ये सारे जो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उन्हें वापस भेजना चाहिए, लेकिन डिपोर्टेशन करने में एक जो समस्या है, कईयों के पास पैन कार्ड भी है, कईयों के पास आधार कार्ड भी है, तो इसे आइडेंटिफाई करना कि कौन सा आधार कार्ड फेक है और कौन सा जेन्युइन है, इसे सबसे पहले ये हमें देख के जानना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन से लोग हैं, हर शहर में ये हैं। इस मसले पर एक्सपर्ट का रुख चाहे जो हो, लेकिन कूटनीति की समझ रखने वाले जानकार इसे दूसरे एंगल से भी देखते हैं। इसकी एक वजह अवैध अप्रवासियों के तौर पर कई राज्यों में तैयार हुआ एक बड़ा वोट बैंक है। देश के राजनीतिक दल इनके साथ खड़े तो नहीं होना चाहते, लेकिन इनका वोट जरूर पाना चाहते हैं। यानी इस मुद्दे पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नजर आती है। दूसरा, अगर भारतीय इतिहास के लिहाज से देखें तो भारत वसुदैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलता है, इसीलिए भी लोगों को बेदखल करने की दिशा में तेजी नहीं ला सका है। हालांकि अब खबर है कि मोदी सरकार इस दिशा में सख्त नियम कानून वाला बिल लाने पर विचार कर रही है। जिस जानकारी के साथ हमारी रिपोर्ट खत्म हुई कि मोदी सरकार इमिग्रेशन के नियमों को सख्त करने पर विचार कर रही है, अब उसी खबर को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक संसद के मौजूदा बजट सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पेश कर सकते हैं। इस बिल से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इसमें फर्जी पासपोर्ट से भारत में एंट्री करने पर 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अवैध रूप से भारत में एंट्री करने पर 5 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। साथ ही बिल में विदेशियों को हटाने, अधिकार देने और छूट देने के लिए आदेश जारी करने की केंद्र सरकार की शक्तियों को भी शामिल किया जाएगा। यही नहीं, बिल में उन विदेशियों या फॉरेनर्स से जुड़े प्रावधान होंगे जिनकी आवाजाही प्रतिबंधित है। भारत की बात के फोकस से इस खबर को देखें तो भले ही नियमों को सख्त कर घुसपैठ और अवैध अप्रवासियों को देश में आने से रोका जा सकेगा, लेकिन असलियत यही है कि जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक इस समस्या से निजात नहीं मिल सकेगा। क्योंकि जब भी कोई सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी, वोट बैंक की राजनीति उसे रोक लेगी। आइए बढ़ते हैं आगे, अब रुख राजनीति से जुड़ी खबर की करते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, हलचल। आजकल देश की राजनीति में हर तरफ हलचल तेज है। आम आदमी पार्टी में हार के बाद हलचल है, बीजेपी में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर हलचल है। ऐसी ही एक सियासी हलचल दिल्ली से 1244 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र की सियासी हलचल का केंद्र है एक वीडियो। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में 18वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को महाजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। शिंदे ने इसे अपने लिए बड़ा सम्मान बताया, लेकिन खबर ये नहीं है कि एकनाथ शिंदे को सम्मान मिला, बल्कि खबर यह है कि एकनाथ शिंदे को शरद पवार ने सम्मानित किया है। खबर यह है कि शरद पवार और एकनाथ शिंदे एक साथ एक मंच पर थे और यही बात उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को पसंद नहीं आई। शरद पवार ने जैसे ही एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया, उद्धव गुट का पारा हाई हो गया। संजय राउत ने शरद पवार के शिंदे को सम्मानित करने पर सवाल उठाए और शक व्यक्त किया। हम आपको संजय राउत का बयान भी सुनवाएंगे और इस पर हो रही राजनीति के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको संजय राउत के बयान के कुछ शब्दों पर गौर करने की जरूरत है। संजय राउत ने बेईमानी, गुगली, हिट विकेट, अस्मिता, स्वाभिमान और आघात जैसे शब्दों के जरिए अपने ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बड़े पार्टनर पर सवाल उठाया। जिस शिंदे पर शिवसेना उद्धव गुट आरोप लगाता रहा है कि उन्होंने शिवसेना के साथ धोखा किया है, उसी के साथ अगर शरद पवार खड़े हैं तो इसे शरद पवार की बड़ी गुगली कहा जा सकता है, जिसको लेकर शिवसेना हमलावर है। गेल्या काही काळामध्ये महाराष्ट्राचं राजकारण हे फार विचित्र दिशेने चाललेलं आहे। कोण कोणाला गुगली टाकते आणि कोण स्वतःच हिट विकेट होत आहेत हे पुन्हा एकदा समजून घ्यावं लागेल। खरं म्हणजे ज्या
एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्राचं सरकार पाडलं, बेईमानी केली, त्यांच्या कार्यक्रमाला शरद पवारांनी नाही जायला पाहिजे. ही आमची भावना आहे. महाराष्ट्रातल्या लोकांसमोर आम्ही कोणत्या तोंडानं जाणार. तर त्यांना अशा प्रकारचे सन्मान आपल्या हातून देणं हे महाराष्ट्राच्या अस्मितेला आणि स्वाभिमानाला धक्का लावणार आहे. महाराष्ट्र की राजनीति इस समय देश में सबसे ज्यादा उलझी हुई दिख रही है. किसी सियासी दल के मन में क्या चल रहा है, ये अबूझ पहेली की तरह है. ऐसा क्यों, अब आपको इसकी डिटेल भी दे देते हैं. पहला ये कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के बीजेपी से नाराज होने की खबरें आ रही हैं. कम से कम 2 बार कैबिनेट बैठक से शिंदे ने दूरी बनाई है. सवाल है कि क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी सरकार से नाराज है. दूसरा ये कि शिवसेना यूबीटी और शरद पवार वाली एनसीपी ने महाराष्ट्र में आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने के संकेत दिए हैं. यानी एक ही गठबंधन की 2 पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं. सवाल है कि क्या दोनों में सब कुछ ठीक नहीं है. तीसरा ये कि विपक्षी गठबंधन इंडिया का भविष्य कैसा होगा, इस पे दरार बढ़ रही है. कांग्रेस, आप, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के बीच की रस्साकशी जग जाहिर है. ऐसे में क्या शरद पवार नए रास्ते की तलाश कर सकते हैं. फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार की गुगली की चर्चा है, जिसने महाराष्ट्र के सियासी पारे को बढ़ाया हुआ है. महाराष्ट्र की सियासत में सम्मान पर सवाल उठा है. अगर आप विश्वासघातियों को ही सम्मानित करने लग जाएंगे, विश्वासघात महाराष्ट्र में ही हुआ, गद्दारी महाराष्ट्र में ही हुई, तो सवाल पूछा जाएगा. महाराष्ट्र की सियासत पे शरद पवार की गुगली की फिर चर्चा है. अभी शायद कल तो शरद पवार साहब को भी गद्दार बोल सकते हो. गद्दार नहीं, गद्दार नेता शरद पवार है. सम्मान समारोह जैसे होते हैं, ये भी वैसा ही था. जाहिर है कोई सम्मान लेने वाला होगा तो कोई सम्मान देने वाला भी होगा. जैसे ही शरद पवार ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया, घमासान मच गया. महाआघाड़ी की तीसरी पार्टनर शिवसेना यूबीटी का जोर जोर से पेट दुखने लगा. संजय राउत ऐसे बोले मानो शरद पवार ने घोर अनर्थ, घोर पाप कर दिया. शरद पवार सियासत के मझे खिलाड़ी हैं, अच्छे विकेट गिरा चुके हैं, लेकिन संजय राउत ने उन्हें ही हिट विकेट दे दिया. इस प्रकार के जो अवार्ड होते हैं, जो राजनेताओं को देते हैं, वो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं. शिवसेना यूबीटी को इसकी भी मिर्ची लगी कि शिंदे ने पवार की इतनी तारीफ क्यों की. सम्मान से अभिभूत शिंदे ने कहा, पवार के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, उन्हें किसी गुगली का सामना नहीं करना पड़ा है. पवार मुझे अक्सर फोन करते हैं. राजनीतिक सीमाओं से परे जाकर रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, ये कोई पवार से सीख सकता है. मराठी साहित्य सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है और उसे पूरी तरह शरद पवार साहब साथ दे रहे हैं. इसी अवसर पर महाजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार भी मुझे मिला है, इसलिए मैं उनको आयोजक को धन्यवाद देता हूँ. हालांकि जानने वाले जानते हैं कि शरद पवार अकारण कुछ नहीं करते. शिंदे को अपने हाथ से सम्मान दिया तो कुछ तो अर्थ होगा. अब सवाल है कि कोई सियासी गुगली है या फिर किसी नए सियासी समीकरण का इशारा. हालांकि इसमें शिवसेना यूबीटी से ही 2 अलग अलग आवाजें आ रही हैं. जिन्होंने पार्टी तोड़ी उसका सम्मान नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी शरद पवार जी जो है वो छोटे नेता नहीं है, वो बड़े नेता है. अभी अगर उन्हें किसी एनजीओ ने बुलाया होगा और सम्मान करने के लिए, तो ये उनका रुकावट है. परम विश्वासघाती अवार्ड दिया होगा अगर शरद पवार जी ने, तो मैं उसको वेलकम कर लूँगा. तो अगर आप उन ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करते हैं जिन्होंने इस तरीके की घिनौनी राजनीति महाराष्ट्र में शुरू की, वो मैं मानती हूँ कि हमें तो इमोशनली हर्ट किया ही है, पर तमाम महाराष्ट्र के वासियों को भी उन्होंने दुखी किया है. असल में जिस समारोह में सम्मान पर यह सियासत हुई, उसे पुणे की सरहद संस्था ने कराया था. शरद पवार ऑल इंडिया मराठी लिटरेरी कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं. इसी नाते उन्होंने शिंदे को सम्मान से नवाजा. ये नहीं पता था कि उद्धव सेना रोना धोना मचा देगी. उद्धव सेना बेचैन हुई तो बीजेपी ने कहा बुद्धि पर तरस आता है. हर कोई मराठी आदमी उसको अप्रिशिएट कर रहा था, लेकिन संजय राउत इनको ये भाया नहीं. उनको इसलिए क्योंकि शरद पवार साहब एकनाथ शिंदे साहब का सत्कार कैसे कर सकते.
संस्कृति और संस्कार ये आदमी में नहीं है। उनको मराठी मानुस का सम्मान, गद्दारों का सम्मान लगता है तो निश्चित रूप से उनके दिमाग का इलाज पहले ही करना चाहिए था। महाराष्ट्र के कर्मभूमि से आए हुए देश भर के मराठी लोगों का जनमानस का वो मन दुखा रहे हैं। वैसे शरद और शिंदे ऐसे समय एक साथ दिखे हैं जब एकनाथ शिंदे के महायुति से नाराज होने की खबरें कुछ हफ्तों से चल रही हैं। कहा जाता है कि शिंदे सीएम से डिप्टी सीएम बनना अब तक पचा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए अक्सर कैबिनेट की बैठकों में भी नहीं जाते। अब गुगली शरद पवार फेंकते हैं या फिर एकनाथ शिंदे, हो सकता है थोड़ा इंतजार करना पड़े। राजनीति संभावनाओं का खेल है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे भी सियासत के लिए कहा जाता है कि यहाँ जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। शरद पवार की पर्सनालिटी पर ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।